भाई यहाँ हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमें इसका वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री मालूम करना है। वर्टेक्स किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ का सबसे निचला या सबसे ऊंचा नुक्ता होता है, ये तो हमें मालूम ही है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लकीर होती है जिस पे आपको पैराबोला के इस हिस्से का अक्स इस तरफ दिख रहा हो। यानी ये पैराबोला को बिल्कुल इस तरह से बीच में काटता है कि इसका अक्स इस पे दिख रहा हो और इसका अक्स इस पे। अच्छा, अब इस तरह का जो पैराबोला होता है जो कि ऊपर से खुला होता है, उसमें दूसरी डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जबकि इस तरह का पैराबोला जो कि नीचे से खुला होता है, उसमें दूसरी डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। इस बात को अगर आपको तफसील से समझना है तो भाई पिछली वीडियोस हाजिर हैं, उनमें हमने ये सारी बातें की हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। तो अब वर्टेक्स मालूम करने के लिए एक बहुत ही सादा सा फॉर्मूला मुझे मालूम है, लेकिन बात वही है, फॉर्मूला जितनी आसानी से आप रटेंगे उतनी ही आसानी से भूल भी जाएंगे, या कम से कम मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो बस इसलिए हम पहले तफसील से वर्टेक्स मालूम करेंगे और फिर आखिर में फॉर्मूला पे आएंगे। तो हमें इस इक्वेशन के पैराबोला का सबसे ऊंचा या सबसे निचला नुक्ता मालूम करना है, और ये मालूम करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का सहारा लेंगे। और इसके लिए हम सबसे पहले इन सब टर्म्स के बीच में जो मुश्तरका आंसर है वो बाहर निकाल लेंगे, बल्कि इस नेगेटिव निशान को भी बाहर निकाल लेते हैं ताकि आगे जो है सुलझाने में हमें आसानी हो। तो नेगेटिव 2 को हम बाहर ले आएंगे, इसको नेगेटिव 2 से तकसीम करेंगे तो पीछे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसको नेगेटिव 2 से तकसीम करेंगे तो पीछे नेगेटिव 4 एक्स जाएगा। यहाँ हम स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, और अब इसको नेगेटिव 2 से तकसीम करेंगे तो पीछे नेगेटिव 4 रह जाएगा। अच्छा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में तब्दील करने के लिए हम पहली डिग्री वाले कोएफिशिएंट को 2 से तकसीम करके उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इसको 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव 2 आ जाएगा और उसका स्क्वायर बराबर होता है पॉजिटिव 4 के। तो यहाँ हम 4 जमा कर देंगे। लेकिन बात यह है कि हम यूं ही इक्वेशन में कोई तब्दीली थोड़ी ला सकते हैं। तो अब इक्वेशन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जो कदर हमने यहाँ जमा की है उसको हमें इक्वेशन की दूसरी तरफ भी जमा करना पड़ेगा, या यही कदर हम यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ 4 को माइनस करना ज़्यादा आसान है तो भाई यही कर लेते हैं। यूं हम एक तरह से कोई भी तब्दीली नहीं ला रहे इस इक्वेशन में, बस इसकी थोड़ी बहुत शक्ल बदलिए, अंदर से ये बिल्कुल वैसी ही है। तो भाई अब ये हिस्सा जो है वो बाइनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। इसको फिर हम x माइनस 2 के होल स्क्वायर की शक्ल में ले आएंगे। तो अब y बराबर होगा नेगेटिव 2 ज़रब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नेगेटिव 4 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 8। और अब हम इस ब्रैकेट को खोल भी सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा नेगेटिव 2 ज़रब x माइनस 2 के होल स्क्वायर, और नेगेटिव 2 ज़रब नेगेटिव 8 बराबर हो जाएगा पॉजिटिव 16 के। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। और भाई बुनियादी तौर पे हमने किया यह है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम वर्टेक्स फॉर्म में ले आए हैं, और इसकी मदद से अब हम वर्टेक्स मालूम करेंगे। अब ऐसा करें कि सब कुछ छोड़कर यहाँ गौर करें। इन ब्रैकेट्स के अंदर चाहे कुछ भी हो, ये स्क्वायर होकर हमेशा पॉजिटिव कदर ही देगा, है ना? यानी इस इक्वेशन का ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव होगा। और भाई किसी भी पॉजिटिव कदर को जब हम नेगेटिव कदर से ज़रब देंगे तो हमारे पास लाजमी नेगेटिव कदर ही आएगी। तो ये पूरा हिस्सा या तो सिफर के बराबर होगा या तो सिफर से कम यानी नेगेटिव होगा, लेकिन ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अब ये हिस्सा जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उससे ज़रब देने के बाद ये पूरी चीज़ उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और फिर हम 16 से ज़्यादा कदर को माइनस कर रहे होंगे। तो यूँ हमें y की कम से कम तर कदर मिलती जाएगी, और कम से कम कदर की तो कोई इंतहा ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब यह हिस्सा सिफर के बराबर होगा तब हम 16 से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे होंगे, और यूँ हमें इस इक्वेशन के लिए y की सबसे बड़ी कदर मिल जाएगी। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि ये हिस्सा आखिर सिफर के बराबर कैसे हो सकता है। तो इसको सिफर के बराबर लाने के लिए इस ब्रैकेट को सिफर के बराबर होना चाहिए, यानी x माइनस 2 किसी तरह से सिफर के बराबर हो जाए तो उसका स्क्वायर भी जाहिर है सिफर के बराबर होगा, और सिफर को नेगेटिव 2 से ज़रब देंगे तब भी हमें सिफर ही मिलेगा। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 के।
यानी जब x 2 के बराबर होगा तब y बराबर आ जाएगा 16 के, और यही इस पैराबोला का सबसे ऊंचा नुक्ता होगा। तो भाई ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा, और चूंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसी नुक्ते से होकर यूं निकलती है, तो इसकी इक्वेशन में x बराबर होगा 2 के, और ये कुछ इस तरह की दिखेगी। अब बस हम दो और नुक्ते मालूम कर लें तो हम पूरा पैराबोला बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि x को एक दफ़ा 0 के बराबर रख लेते हैं। इस इक्वेशन में 0 डालेंगे तो ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगी, ये टर्म भी, और यूं y बराबर हो जाएगा 8 के। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। अच्छा, अब इस तरफ इतनी ही फासले पे कोई x की कदर चुनते हैं। यहाँ x बराबर हो जाएगा 4 के। और भाई अगर हम इक्वेशन की इस शक्ल को इस्तेमाल करें तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 4 माइनस 2 बराबर हो जाते हैं 2 के, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के। 4 ज़रब -2 हमें -8 देगा, और 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। यानी ये नुक्ता होगा 4,8 पे, यानी यहाँ। और अब इनको हम जोड़ेंगे तो हमें कुछ इस किस्म का पैराबोला मिल जाएगा। भाई ये सब तो हमने कर दिया। अब आते हैं उस फॉर्मूले पे जिसका मैंने आपसे वादा किया था। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट बराबर होता है -b बटा 2a के। अब जब x कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा तो हम बस उस कदर को इस इक्वेशन में डालकर वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मालूम कर लेंगे। और हाँ, यहाँ a इस टर्म के कोएफिशिएंट को दिखा रहा है और b इस टर्म के कोएफिशिएंट को दिखा रहा है। तो भाई जब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो फिर से जवाब के तौर पे आपको वर्टेक्स का यही नुक्ता मिल जाएगा। ये तरीका बस काम को आसान कर देता है, लेकिन हाँ, इसके पीछे की लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, और वो सब यहीं से आ रही है। तो अगर आपको ये सब याद हो गया तो फिर फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन बगैर समझे ये फॉर्मूला ज़्यादा देर तक आपको याद नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी तो मैं ही देती हूँ। चलें फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।